जरा हंस बोल ले। शहरों में 2 कमरे का मकान ही एक सामान्य फैमिली के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा होता है। आम सी नौकरी करने वाला रवि किराए से रहा करता था, लेकिन उसकी चालाक बीवी सीमा। आप अपने पापा को क्यों नहीं बोलते हो गांव का मकान बेचकर यहाँ शहर में घर ले ले? अरे कैसी बात कर रही हो, यहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ बड़ा खुला इलाका, यहाँ छोटा सा 2 कमरे का मकान, वो भी ना जमीन में ना आसमान में। पता है माँ पापा को टहलने का भी शौक है। इस शहर की धूल मिट्टी में कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं। सीमा एक बार को चुप हो जाती है, लेकिन ठान लेती है कि वो रवि के पिता से किसी भी तरह पैसे लेकर रहेगी। शाम को जब रवि आता है तो बच्चे रो रहे होते हैं। अरे क्या हो गया इन दोनों को, रो क्यों रहे हैं? दोनों अंदर जाओ, मैं पापा से बात कर रही हूँ। दोनों अंदर चले जाते हैं। अब बताओ क्या हुआ, क्यों मारा है बच्चों को? अरे मैं क्यों मारूंगी, पागल नहीं हूँ मैं। वो क्या है ना, सोसाइटी में नया रूल आया है, अब झूले और दूसरे पार्क और मैदान में सिर्फ उन लोगों के बच्चे ही खेल सकते हैं जिनके अपने मकान हैं। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी, समझे? उफ, ये क्या, अब क्या करे रवि? छोटी सी सैलरी में घर कैसे खरीदे? बच्चों की ओर देखता है तो सोचता है कि वो क्या दे रहा है अपने बच्चों को। लग रहा है पापा माँ से बात करनी ही होगी, लेकिन फिर वो लोग यहाँ आकर रहेंगे तो मैनेज कर लोगी? अरे मैनेज क्या करना है, क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरे भी तो वो माता पिता लगते हैं। मैं तो उनका सम्मान तब भी करूंगी जब वो पैसे नहीं भी देंगे। अरे बंद करो ये डायलॉग। कैसे तुम्हारे व्यवहार के कारण उन लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया है, और उन लोगों से अब मैं ये कहूँ कि यहाँ आकर रहे तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाले। अरे किसी को सुधरने का मौका भी तो देना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा? रवि सीमा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और फैसला कर लेता है कि वो पापा से बात करेगा। रवि पिता से सारी बात करता है, उन लोगों को बच्चों का हवाला देता है। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू का व्यवहार हम लोगों को वहाँ रहने नहीं देगा। यहाँ तो आस पड़ोस है, माँ सारा दिन काम करती रहती है, घर गृहस्थी संभालती है, हम तो यहीं खुश है बेटा। नहीं नहीं। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों की सेवा का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। देखिए ना, सभी के दादा दादी बच्चों के पास रहते हैं, मेरे बच्चों को भी तो दादा दादी का प्यार मिले। सर पर पल्ला रखकर सीमा की बात सुनकर वो बेचारे पिघल जाते हैं। अब क्या, घर बार सब बेचकर वो शहर आ जाते हैं। हम लोगों को कितना छोटा कमरा दिया है। अरे कोई बात नहीं, कमरा बड़ा होकर क्या करोगी? यहाँ बहू बच्चों के साथ हो, ये क्या कम है? वैसे भी पूरा घर है, जहाँ मर्जी घूमो। लेकिन जिन सपनों को आंखों में सजाए वो बेटे के घर आए थे, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, कुछ ही दिनों में। भूख लग गई, रात के खाने के लिए बहू ने बुलाया भी नहीं। अरे जाकर बाहर देख लो, हो सकता है बहू को किचन में कोई काम हो, मदद कर दो उसकी। सास कमरे से बाहर आती है तो सामने खाना रखा होता है और बेटा बहू का कमरा बंद। ये खाना किसका लगा है? लगता है बहू रख कर भूल गई होगी। सास बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है जो अंदर से बंद होता है। हाँ माँ जी, क्या हो गया? क्यों रात के वक्त में मेरे कमरे का दरवाजा पटक रही हैं? बहू, वो रात का खाना सब साथ खाते हैं, लेकिन आज ना ही तूने हम लोगों को बाहर बुलाया ना ही खुद खाया, और ये 2 थाली में खाना किसका लगा रखा है? आपका और पिताजी का। और किसका? हम लोग तो खाकर सो भी रहे हैं, आप लोगों का खाना लगा दिया था। अरे लेकिन खाना लगाकर बता भी तो देती। क्यों माँ जी, देख लिया ना, खा लीजिए अब। सास को लगता है जैसे जानवरों को खाना दिया जाता है, बहू वैसे ही हमें खाना दे रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कहती भी तो क्या कहती। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? खाना गरम कर कर खा लेते हैं। तो सास को खाना होता तो बार बार बहू का मुंह देखती। फिर एक दिन ससुर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि ये क्या है पापा जी, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब आप लोग साथ हैं तो लोगों ने आना जाना भी बंद कर दिया है कि सास ससुर बैठे रहते हैं सारा दिन। बहू, मेरी भी कुछ सहेलियां बनवा दे, सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। घर पर तो कोई हम लोगों से बात भी नहीं करता है,
बहू, तुम सारा दिन आस पड़ोस में हंसी मजाक कर लेती हो, कभी कभी हम लोगों से भी बात कर लिया करो। क्या बात करूं आप लोगों से? हाँ, अरे ना हो तो गांव चले जाइए ना कुछ दिनों के लिए, मन लग जाएगा। वाह बहू, जब पैसे और घर चाहिए था तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे। हाँ तो अगर यहाँ रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो। बहू के डर से अब सास ससुर कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। अब एक कमरे में बंद सास ससुर को खाना भी बाहर रखा मिलता, ना कोई बात करने वाला, ना कोई कुछ बोलने वाला। एक बार बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। लग रहा है कोई आया है, हंसे बोले कितना वक्त हो गया है, काश हम बाहर जाकर हंस बोल लेते। हाँ सही बोल रही हो, चलो बाहर जाकर देखते हैं कौन क्या बात कर रहा है। सास ससुर बाहर आते हैं तो सामने उनके बेटे और बहू जैसा ही एक कपल बैठा होता है। सभी खा पी रहे होते हैं और हंस बोल रहे होते हैं। कपल में से लड़की उठकर दोनों के पैर छूती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। माँ पापा, आप दोनों कमरे से बाहर, कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, कमरे में बंद घुटन हो रही थी, बाहर से हंसने बोलने की आवाज आई तो सोचा देखो क्या हो रहा है। अरे हाँ हाँ, और आप लोग क्यों बोर हो रहे थे? सीमा भाभी तो इतनी हंसमुख है, जब से हम आए हैं वही बोली जा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजाकिया है। हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। आप बहुत खुश नसीब है कि आपको घर में ही कॉमेडियन मिला है। माता पिता बहू और बेटी की ओर देखते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अरे माँ पापा रुको ना, बैठो, अंदर क्यों जा रहे हो? कोई बात नहीं, जाने दो ना, मैं कमरे में ही चाय दे दूंगी। नहीं नहीं, चाय नहीं पीना। तो फिर और कुछ चाहिए क्या आंटी? बहू सास ससुर के बर्ताव से चिढ़ रही होती है, लेकिन मेहमानों के सामने बोलती भी क्या। हाँ हाँ पापा जी, मम्मी जी, क्या चाहिए? बोलिए। बहू, जरा हम लोगों के साथ भी हंस बोल लिया करो, कमरे में लाश की तरह पड़े रहते हैं। जमाने के लिए तो तू बहुत अच्छी है, फिर हम लोगों के साथ ही ऐसे क्यों? ये बोलकर सास ससुर कमरे में चले जाते हैं। भाभी, वैसे ये ठीक नहीं है, जो माता पिता को घर में लाश की तरह रखे और बाहर वालों के सामने अच्छा बने। खैर, आप लोगों के घर का मामला है, चलते हैं हम। सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन बेटा और बहू समझ चुके होते हैं कि अब उन्हें माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। टेढ़ी बहन। माँ, शादी के बाद से मैं दीदी से मिलने ही नहीं गया। सोच रहा हूँ कि मैं और रिया दीदी के घर हो आते हैं। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, उसे भी अच्छा लगेगा रिया से मिलकर। वैसे भी रिया शादी के बाद से कहीं नहीं गई, रिश्तेदारों के घर जाएगी तो एक दूसरे को समझेंगे। मोहन अपनी नई नवेली बीवी रिया को लेकर बहन के घर जाता है। अरे वाह, क्या बात है, रिया और मोहन। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, कहाँ अंदर माला पकड़कर बैठ जाती हैं? देखिए तो कौन आया है। भाई भाभी आए हैं मेरे 2-4 दिन के लिए। तभी ससुर जी आते हैं। अरे मोहन बेटा, कब आए? अरे वाह, बहुरानी भी आई है। अच्छा है, अच्छा है। अरे सुनती हो, बहू का भाई आया है। तभी बहन जोर से चिल्लाने लगती है। हाँ आया है तो क्या? बुड्ढे, इस फिराक में ना रहना कि मेहमानों के लिए समोसे आएंगे तो तुम दोनों भी लपक लोगे। अरे जाओ अंदर के कमरे में। और सासू माँ, हाथों में मेहंदी लगी है क्या, जो अब तक पानी का गिलास नहीं आया? मोहन और रिया बहन सुनैना की बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। दीदी, मैं छोटी हूँ और मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज आप ऐसे बात ना करें। जीजा जी आपको कुछ कहते नहीं है क्या? आप उनके माता पिता से ऐसे बात करती हैं तो। ओ प्लीज रिया, छोटी हो, छोटी बनकर रहो।
और तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे माता पिता जैसे सास ससुर मिले हैं। अरे ऐसे मिले होते ना जैसे मेरे सास ससुर हैं, तब पता चलता तुम्हें। अरे फिर भी दीदी, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ जीजा जी पर। सभी बात कर रहे होते हैं कि सास पानी का ग्लास लेकर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास टेबल पर रखती है, हाथ कांप जाता है और ग्लास गिर जाता है। मैं आप ही साफ कर देती हूँ बहू, माफ कर दो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप बैठिए, मैं साफ करती हूँ, कोई बात नहीं। रुको रिया, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई ग्लास गिराने की। एक काम ढंग से नहीं कर सकते। रोटी खाने को दो तो बहुत जल्दी हजम हो जाती है इनसे। सास को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। सुनैना सास को बोले जा रही थी कि तभी वहां ससुर आ जाते हैं। वो रोकर हाथ जोड़कर बहू से कहते हैं, हम तंग आ चुके हैं बहू, तो हर किसी के सामने हम लोगों की बेइज्जती करती है। तेरी सास को मैंने कभी नहीं डांटा, लेकिन तू छोटी छोटी बात पर उसे बोलती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग जा रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं अंकल, आप लोग कहीं मत जाइए, मैं दीदी से बात करता हूँ। अरे जाने दो भाई, सब नाटक है। पहले भी कई बार जाने की धमकी दी है, लेकिन कहीं जाते नहीं है ये लोग। अरे इन लोगों को छोड़ो, चलो आओ बैठकर बात करते हैं। दीदी, हम लोगों को जाना है, हम फिर आएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम लोग तो बैग लेकर आए हो ना, 2-4 दिन तो रुक जाओ। क्या रुके दीदी, तुम्हारी हरकत देखकर तो अब मन ही नहीं करता तुम्हारे घर रुकने का। सुनैना भाई के मुंह से ये बात सुनकर फिर सास पर चिल्लाने लगती है। देखा कैसे तुम लोगों के कारण मेरे भाई और भाभी रुकना नहीं चाहते इस घर में। अरे पता नहीं कब तक मेरे सीने पर बैठे रहेंगे आप। सास ससुर वहां से चले जाते हैं और मोहन अपनी बीवी रिया के साथ घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में, क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? दीदी का व्यवहार देखकर परेशान हूँ। कितने शौक से जीजू के माता पिता ने अपने इकलौते लड़के का हाथ मांगा था दीदी के लिए। पता है, माँ को दीदी की ये हरकत पता चलेगी तो वो कितनी परेशान होंगी। सोचो, तुम्हारे माता पिता को अगर ये बात पता चली तो उन्हें दुख होगा, लेकिन जिनके साथ बीत रही है उनके लिए तो जीवन नर्क है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा कुछ, क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग ऐसे ही दीदी से परेशान होते रहेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बताओ, क्या आइडिया है? वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। रिया घर जाती है और सास की तरफ देखती तक नहीं है, वो अंदर चली जाती है। अरे मोहन, ये बहू को क्या हो गया? बड़ी बदली बदली सी लग रही है। इसको बोलो इस घर के संस्कार ऐसे नहीं है। यहाँ रहना है तो प्यार से मिलजुल कर रहना होगा। माँ, घर के संस्कार से याद आया, दीदी ने तो सास ससुर के नाक में दम कर रखा है। अब समझाती क्यों नहीं उन्हें कि वो उन लोगों की इज्जत करे, उन लोगों से तमीज से पेश आए। मोहन को लगता है कि शायद माँ ये सुनकर दुखी हो जाएंगी, लेकिन उल्टे उसकी माँ कहती है, अरे सब पता है मुझे वहाँ क्या चल रहा है। एक एक बात बताकर चलती है वो मुझे। अरे कहा है कि इज्जत करना उन लोगों को, बड़े पागल है वो लोग। पता है, घर बहू के नाम कर दिया है। अब वो पूरी कोठी सुनैना की ही तो है। हाँ माँ, ये मुझे पता है। उनके ससुर ने कहा था कि हम लोगों की बेटी नहीं, लेकिन बहू के रूप में हमें बेटी मिली है, तो घर उसके नाम कर देंगे। लेकिन इसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, गलती नहीं की, बहू को सब दे दिया। अब क्या चाहिए उसे जिसके लिए वो उन लोगों को पूछे? तुम भी ना बहुत भोले हो। तभी रिया सारा सामान पैक करके आती है और मोहन से कहती है, देखो ये बुढ़िया जीते जी तो मुझे ये मकान देगी नहीं, लेकिन हाँ ये मर जाए तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। ये बोलकर रिया मोहन को आंख मार देती है। मोहन समझ जाता है कि ये रिया की चाल है। वो माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा? इनसे तो 2 रोटी बनती नहीं, भूखा ही मारेंगे मुझे भी। चलो मैं भी चलता हूँ, कहीं किराए का मकान ले लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? घर कैसे चलेगा? यही सोचकर शादी कराई थी क्या? अरे कमाई तो एक ही की है ना। ये क्या बात होती है माँ जी? घर मेरे नाम करो, नहीं तो मैं चली। अरे अब नहीं बहू, ऐसा मत बोल। देख, मैं घर का सारा काम करूंगी, अरे कोई डिमांड भी नहीं करूंगी, बस
घर पर रहो तुम दोनों। माँ, हम कोई नौकरानी रख लेंगे, आपका वहाँ क्या काम, फिर दुनिया भी क्या बोलेगी। अरे नहीं नहीं रिया, चलो मैं भी सामान पैक करके आता हूँ। तभी सास भागकर बेटी को फोन करती है और घर बुलाती है। बेटी माँ के पास आती है। क्या हो गया मोहन? मेरे घर तो तू बड़े भाषण दे रहा था कि सास को ऐसे रखो वैसे रखो, और या तुम तो बोल रही थी कि सास को माँ की तरह मानो। फिर क्या हो गया तुम्हें? वो क्या है ना दीदी, मैंने आपको देखा और आपसे यही सीखा कि सास को मुट्ठी में रखो, पूरा घर खुद के नाम कर लो और सास को नौकरानी बना दो। ठीक है ना? जैसे आपने अपनी सास की बेइज्जती कर रखी है, वैसे मैं भी इन लोगों की करूंगी। थैंक्स दीदी, ना मैं आपके घर आती और ना ही मुझे ये सब पता चलता। अब तो सुनैना समझ चुकी थी कि वो क्या गलती कर रही है। वो सभी से माफी मांगकर अपने ससुराल चली जाती है और अपने सास ससुर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो रही थी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। बेटा बना बहू। राधा, जैसा नाम वैसा व्यवहार, मन से सीधी और बातों से भोली। सौतेली माँ ने बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन पति। माँ, क्यों तुम राधा को हमेशा बोलती रहती हो? मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर इस घर में किसी ने राधा को कुछ भी कहा तो मैं घर छोड़ दूंगा। अरे वाह बेटा वाह, यही दिन दिखाने के लिए तुझे इतना बड़ा किया। सोचा बहू आएगी तो आराम करूंगी, लेकिन बेटा है कि जोरू का गुलाम, अब क्या कहें। माँ, जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई लव मैरिज नहीं की है, आपने जिससे बोला मैंने शादी की, लेकिन अब मैं राधा को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। हाँ हाँ, और मुझे देख सकते हो क्यों? अरे माँ, देखना तो मैं तुझे भी नहीं चाहता, लेकिन खुद सोच, राधा के आने से पहले तुम पूरा खाना बनाती थी, लेकिन अब जब से राधा आई है एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेती। अरे भाई, राधा भी तो मेरी ही उम्र की है, मैं आपके लिए बच्चा तो वो आपके लिए समझदार बहू। कैसे? उसे वक्त देना माँ, वो थक जाती है, रोती है, उसके पैर में दर्द होता है, आपको वो क्यों नहीं दिखता माँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह जी वाह, सारी तीली लगा दी, अब बोल रही है कि ना जी ना, कोई बात ना है। तीली? क्या बोल रही हैं आप सासू माँ? अरे राधा, तुम चिंता ना करो, माँ की आदत है हर बात पर ताने देने की। तुम कमरे में जाओ, मैं ग्रीन टी लेकर आ रहा हूँ। सास बेटे की हरकत से आग बबूली हो जाती है। बेटा, तूने आज प्रूव कर दिया कि बेटा कभी अपना नहीं होता। अरे जोरू के गुलाम, शर्म कर शर्म। तेरी माँ हूँ, सास नहीं जो खरी खोटी सुना रहा है कल की आई दुल्हन के आगे। अरे बहू बनना आसान ना है। बेटा, जो कि अपनी नई नवेली पत्नी पर जान छिड़कता था, माँ की बातों से गुस्सा हो जाता है। माँ, साफ साफ बात करो, तुम राधा को कभी कुछ नहीं कहोगी, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कहूंगी। अरे बेटा, बावला हो गया है क्या? तू जिस दिन पैदा हुआ था ना, उसी दिन सोच लिया था मैंने कि तेरी शादी के बाद बहू पर हुक्म चलाऊंगी, पैर दबवाऊंगी, ताने दूंगी और जुल्म भी ढाऊंगी। बाप रे बाप, माँ आप कैसे ऐसे सोच सकती हो? राधा छोटी है मुझसे भी, और उसके लिए ऐसे सोच। अरे बेटा, एक बेटी का बाप और माँ उससे बचपन से ही सहनशीलता सिखाते हैं, जिससे कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार रहे। वो जैसे ईंट होती है ना, शुरू में जितना पकाओगे आगे जाकर उतनी ही मजबूत बनेगी और बुलंद इमारत बनाएगी, समझे? देखो माँ, मैं कोई मजदूर तो हूं नहीं, इंजीनियर हूं, वो भी बड़ी कंपनी में। चलो, लॉकडाउन के कारण मैं घर से काम कर रहा हूं, तो आज से मुझे ही अपनी बहू समझो, लेकिन राधा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई हाँ, ठीक है,
भाई तेरे मजनू बनने से मैं थोड़ी ना सास बनने की अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दूं, हैं? मुझे कोई ना कोई तो चाहिए ना हुक्म चलाने के लिए। अब तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो। बस फिर क्या था, राधा का पति बन जाता है घर की सुबह सुबह। अरे कहाँ मर गया? अरे ना मेरा बेटा, क्यों मैं सुबह सुबह ऐसे शब्द निकाल रही हूँ, गुनाह हो जाएगा। अरे कहाँ रह गया ससुर का नाती, जरा चाय तो पिला। ये भी कोई बात होती है? सूरज सर चढ़ गया लेकिन महाराज जी सो रहे हैं। बेटा पलंग से उठता है। मैं जल्दी से जाकर चाय दे आती हूँ माँ जी को। अरे नहीं, तुम जाओगी तो 4 बात और सुनाएंगी, मैं जा रहा हूँ। बेटा माँ को चाय लाकर देता है कि माँ, अरे देख तो तेरा चेहरा, ना मुंह धोया ना हाथ, जा जाकर हुलिया ठीक कर ले और उस करमजली को बोल कि नाश्ता बनाए। करमजली? अरे माँ कुछ तो शर्म कर, देता हूं ना मैं तुझे नाश्ता, लेकिन तू राधा के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। बहू की तारीफ बेटी के मुंह से सुनकर सास फिर गुस्सा हो जाती है। अरे जा जा जाकर नाश्ता लेकर आ, और हाँ 15 मिनट में मैं नहा कर निकल रही हूँ। नाश्ता ना आया तो खाल उधेड़ दूंगी। फिर मन ही मन सोचती है, नहीं ये तो मेरा ही बेटा है, खाल उखड़े उसके दुश्मन की। अब मतलब तेरी राधा की खाल, समझा ना? अरे यार ये सब क्या है, नेचर की कॉल भी आ रही है और 15 मिनट में नाश्ता। भगवान कैसी मुश्किल जिंदगी बनाई है आपने औरतों की, बेचारी कैसे जिएंगी। बेचारा बेटा किचन में जाता है जहाँ राधा आलू पूठी बनाकर उसका इंतजार कर रही होती है। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये लीजिए, नाश्ता बना दिया है, दे आइए माँ जी को। अरे थैंक्स राधा, माँ नहाने गई है, मैं बस अभी आया। ये नाश्ता यहीं रख दो, मैं आकर दे दूंगा माँ को। थोड़ी देर में माँ की आवाज आती है। अरे कहाँ रह गए? 15 मिनट हो गई, नाश्ता कहाँ है? बेटा हाथ में वही आलू पूठी वाली थाली लेकर खड़ा हो जाता है माँ के सामने। ये रहा नाश्ता, लो खाओ। माँ थोड़ा सा खाना खाती है और फिर छी ठंडा खाना, यही सिखाया है तेरी माँ ने? फिर थोड़ा सोचकर रुक जाती है। इसकी माँ तो मैं ही हूँ, खुद पर ही सवाल कर रही हूँ मैं। नाची ना। अरे बेटा नाश्ता गर्मा गर्म अच्छा लगता है, खास करके पूड़ियाँ। पूड़ी तो छन से छने और टन से प्लेट में आ जाए। देखा माँ, जो बातें आप राधा को सुनाती हो वो अपने बेटे को सुनाने में कितना दुख होता है। तो जैसे आप मुझे सोचती हो वैसा ही राधा को भी समझा करो ना। अरे जितने लाड प्यार से आपने मुझे बड़ा किया, क्या उसकी माँ ने नहीं किया? हाँ पता है, उपदेश मत दे। लड़की का काम ही क्या होता है? खाना बनाना। और खाना बनाने में कौन सा बड़ा काम है? फिर सारा दिन घर में पलंग ही तो तोड़ना है। अब तू बता, तू अपने से तुलना कैसे कर सकता है उसकी? कर सकता हूँ माँ, मैं अगर बहू की बेटे से तुलना करने में आ गया ना तो तुझे समझ में आएगा कि बहू की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। मेरा दोस्त है ना राम, जानती हो ना? हाँ क्यों नहीं जानूंगी। उसकी बीवी और माँ में नहीं बनती। बीवी ये मोटे मोटे ताने सास को देती है और सास उसे। हाँ तो फिर क्या, घर ठीक से चल नहीं पा रहा था। सास कहती बहू काम सारा करे, बहू का कहना था कि सास मदद करे। ऐसे में बेचारा न लंच लाता और ना ठीक से खा कर आता। नतीजा बीमार रहने लगा। ऑफिस की नौकरी गई, खर्चा खाना सब बंद। कर लो अब सास बहू की लड़ाई। बेटा बीमार घर पर बैठा, पैसे की आमदनी नहीं, बहू भी कभी मायके कभी ससुराल। अब तो सुना है सास बहू की ही कमाई खा रही है, वो भी तानों के साथ। घर का भी सारा काम वही करती है। अरे बस कर बेटा, मुझे समझ में आ गया। तू तो बेटा ही रहे, बहू को अब बहू नहीं, मैं बेटी बना कर रखूंगी। अंग्रेजन बहू और बेचारी भूली सास। माधवी अपने पति रमेश और अपने बेटे अजय के साथ रहा करती थी। अजय का बचपन से एक ही सपना था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई यूएसए में पूरी करे और इसीलिए
वो यूएसए पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। 3 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है तो अपने बेटे के आने की खुशी में माधवी उसकी पसंद के कई तरह के पकवान बनाती है। और जब घर की डोरबेल बजती है तो माधवी अपने पति रमेश को कहती है, लगता है मेरा अजय आ गया है, आप यहीं बैठना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। माधवी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अजय के साथ एक लड़की को देखकर वो अजय से पूछती है, ये कौन है बेटा? माँ, ये ग्रेटी है। हम दोनों यूएसए में साथ ही पढ़ते थे और अब ग्रेटी इस घर की बहू है। क्या बहू? अरे बेटा, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कम से कम अपनी माँ को बता तो देता कि तू अपने साथ इस घर की बहू लेकर आ रहा है। मैं बहू के आने की कुछ तैयारी तो कर लेती। कोई बात नहीं बहू, यही रुक, मैं अभी तेरे लिए पूजा की थाल लेकर आती हूँ। मॉम, आप अपनी ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना। I'm so tired right now. आजा डार्लिंग, अपना रूम कहाँ है? कोई बात नहीं बहू, तुम पहले आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ग्रेटी अपनी सास की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद माधवी अपने बहू बेटे के लिए चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाती है, जहाँ ग्रेटी अपनी सास से कहती है, हाँ चाय, आ चाय। क्या हुआ ग्रेटी? अपनी मॉम को बोलो कि अब ये जब भी हमारे कमरे में आए तो नॉक करके आए। आपसे मैं ऐसा ही करूंगी बहू। वो तो आज ही तुम दोनों आए हो तो मुझे लगा थक गए होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही चाय नाश्ता लेकर आ गई। वो क्या है ना, अजय जब भी बाहर से आता है तो आते ही चाय मांगता है, बस इसीलिए मैं ना ये चाय यहाँ रख देती हूँ, पी लेना, अदरक वाली चाय है। ये बोलकर माधवी वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रेटी अपनी सास से कहती है, जाते हुए अपनी साथ अपनी ये चाय भी ले जाओ, क्योंकि अजय अब चाय नहीं पीता। हाँ माँ, जब से मैं यूएसए गया हूँ तब से मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। अब एक काम करो, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे ठीक है, ला देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा इंडियन है या फिर वही अंग्रेजी है? मेरे मम्मी पापा इंडियन हैं, पर मैं शुरू से यूएसए में रही हूँ, इसलिए मैं खुद को अंग्रेज़न मानती हूँ। वैसे अब जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और मेरे बारे में इतना ज्यादा इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। वैसे बहू, मैं तुम्हें ना इंडिया के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारी परवरिश अगर यूएसए में हुई है, हाँ तो इंडियन ही ना। आपसे ज्ञान नहीं मांगा है, अब कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो प्लीज, हाथ छोड़ता है। अपनी बहू की बात सुनकर माधवी वहाँ से चली जाती है। माधवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश माधवी से कहता है, हमने इस नालायक को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और इसने क्या किया, बाहर से अंग्रेजन बहू उठाकर ले आया। माधवी, तुम बहुत भोली हो, पर मैं नहीं। ये लड़की हमारा घर तोड़ देगी, हमसे हमारे अजय को दूर कर देगी। देखा, आते ही कैसे रोब झाड़ रही है, जैसे तुम इस घर की नौकरानी हो। तुम उसको बोलो कि तुम इस घर की मालकिन हो और उसकी सास हो, वो वही करे जो तुम कहोगी। अरे आप बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं। बहू यूएसए की है, यहाँ नई नई आई है, उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, और वो मुझे अपनी माँ मानती है, तभी तो अपने नखरे दिखा रही है। वैसे भी ना बहू बेटी दोनों बराबर ही होती हैं। माधवी, कौन सी बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है जैसे तुम्हारी बहू कर रही है? मैं बस तुम्हारे कहने पर चुप हूँ, वरना मैं अपने बहू बेटों को आज ही घर से निकाल देता। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रेटी अपनी बेचारी भोली भाली सास पर अत्याचार करती रहती है। ग्रेटी अपना सारा काम अपनी सास से करवाती और उसी को भला बुरा सुनाती। ऐसे ही एक दिन माधवी कपड़े धो रही होती है और ग्रेटी माधवी को सताने के लिए अपने सारे कपड़े लाकर उसे देती है और कहती है, मॉम्स, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, जरा इन्हें भी धो दो।
इतना बोलकर ग्रेटी तैयार होकर घर से जाने लगती है। तभी माधवी उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारे ससुर के दोस्त के घर में एक छोटी सी पार्टी है। उन्होंने सह परिवार बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम और अजय भी आज हमारे साथ वहाँ चलो, और आज ना साड़ी पहनना। मॉम, अभी मैं क्लब जा रही हूँ, रात को मुझे टाइम मिलेगा तो आपके साथ चली जाऊंगी, पर साड़ी बारी नहीं पहनूंगी। ये कहकर ग्रेटी वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है। सब ग्रेटी के घर आने का इंतजार करते हैं और इस वजह से कोई भी पार्टी में नहीं जा पाता। इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजे रात को ग्रेटी नशे की हालत में जख्मी घर आती है। अपनी बहू के सर और हाथ पर लगी चोट देखकर माधवी परेशान हो जाती है और जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स लाकर अपनी बहू के सर पर पट्टी करती है। एक माँ की तरह प्यार करते हुए वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे चोट कैसे लग गई बेटा? मैं घर आ रही थी, एक बाइक वाले से मेरी चक्कर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह होते ही तुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अच्छा, अब तू ना आराम कर, मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। माधवी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये अंग्रेजन हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो, आज इस अंग्रेजन बहू की वजह से सारे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई है। आज सब हम पर हंसते हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी छूट की वजह से हुआ है। ये कहकर रमेश अपने रूम में चला जाता है, पर माधवी अपनी बहू की पट्टी करके उसे उसके कमरे में जाकर सुला देती है। अगले दिन माधवी ग्रेटी को लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती है, जहां ग्रेटी देखती है कि उस डॉक्टर की बहू ने साड़ी पहनी है और एक संस्कारी बहू की तरह घर में पूजा पाठ करके अपने सास ससुर के पैर छूकर उनका सुबह सुबह आशीर्वाद लेती है। डॉक्टर की बहू को देखकर ग्रेटी को अपना बर्ताव याद आता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी भोली और मासूम सास के ऊपर कितना अत्याचार करती है, पर फिर भी माधवी सबसे लड़कर हमेशा उसका साथ देती है। ये सब देखकर ग्रेटी को पश्चाताप होता है और कुछ देर बाद वो दोनों दवाई लेकर घर आती है। जब माधवी ग्रेटी को दवाई खिलाने के लिए उसके पास जाती है तो, मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा, आप पर इतना अत्याचार किया, आपकी बेइज्जती की, आपसे घर का सारा काम करवाया। आपने मुझे कितनी छूट दी, पर फिर भी मैं आपके साथ इतना बुरा करती थी। और आज जब मैं नशे की हालत में चोट खाकर घर आई तो भी आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, उल्टा आपने मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की। आज जब मैंने डॉक्टर की बहू को देखा घर का काम करते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी रॉन्ग थी। एक इंडियन होकर भी एक बहू के कर्तव्य से दूर रही और आपके ऊपर अपनी अंग्रेजी का रौब झाड़ती रही। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। बेटा, अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है। ऐसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बहू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी अंग्रेजन बहू कितनी समझदार हो गई है। जिसके बाद माधवी और ग्रेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है और उसके बाद से ग्रेटी एक संस्कारी बहू की तरह रहती है और अपनी सास को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती। अपनी सास ससुर की बहुत अच्छे से दिल से सेवा करती है। माँ के आंसू। राधा बहन का इकलौता बेटा अमेरिका में रहता था। एक दिन राधा बहन का किराएदार कहता है, अरे माँ जी, अकेली बैठी रहती हैं, बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसे चली जाऊं, नई नई शादी हुई है, अभी तो थोड़ा बहू के साथ समय बिताएगा, तभी तो दोनों के बीच समझ बढ़ेगी ना। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, समझ बढ़ाने के लिए 5 साल काफी होते हैं। 5 साल की शादी को कोई नई शादी नहीं कहता। हाँ वो तो है, आया था पिछले साल उसका फोन, पूछ रहा था कैसी हो, पर अब तो काफी साल हो गए, कोई फोन भी नहीं आता। तभी फोन की बेल बजती है। लो, 100 साल की उम्र है, आ
गया मेरे मयंक का फोन। अच्छा, कैसे पता कि ये फोन उसी का है? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, माँ हूँ मैं। अरे रहने दो माँ जी, 1 साल से जिसका फोन नहीं आएगा वो अब क्या करेगा? होता भी वही है, फोन पर मयंक है। कैसी हो माँ? अरे बेटा, तेरी आवाज सुन ली, अब तो मौत भी क्यों ना आ जाए, बहुत याद आती है बेटा। माँ मैं वो ऑफिस में था। अच्छा माँ, वो रीना बोल रही थी कि तुम अकेली रहती हो इंडिया में, वो ठीक नहीं है। अब बुजुर्ग भी तो हो रही हो, अकेले पकाना खिलाना, वो चाह रही है कि अब तुम यहीं आ जाओ, हम लोग साथ रहते हैं ना। राधा बहन की आंख से पानी गिरने लगता है, वो कुछ नहीं बोल पाती। माँ हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटा, तेरे साथ रहूंगी, सुबह शाम तुझे देखूंगी, और क्या जीवन में है तेरे पापा के जाने के बाद। तभी बीच में बेटा माँ को रोक देता है। हाँ हाँ ठीक है माँ, तो मैं आता हूँ अगले हफ्ते तुम्हें लेने के लिए। राधा बहन को तो मानो बुढ़ापे में किसी ने पंख दे दिए हो, उड़ी जा रही थी पूरे मोहल्ले में। अरे वो मयंक आ रहा है, अब तो अमेरिका जा रही हूँ मैं, वहीं रहूंगी। अच्छा है मौसी, आपका जीवन देखकर तो मुझे भी रोना आ जाता था। कोई बात नहीं मौसी, देर से ही सही सब अच्छा होने वाला है अब। राधा बहन दौड़ दौड़ कर सामान ला रही थी। अरे इतना सामान तो 2 साल में भी कभी नहीं खरीदा जो 2 दिन में लिए जा रही हो मौसी। अरे बेटा आ रहा है ना अमेरिका से। अच्छा अच्छा, तो पकवान बनाने की तैयारी चल रही है? हाँ बिल्कुल, उसको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। रात भर भूनना तलना ये सब प्रोग्राम चलता रहता है राधा बहन के घर में। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटा घर आता है। कौन? माँ मैं मयंक, ये घर का क्या हाल बना रखा है, न सफाई न धुलाई, कैसा लग रहा है ये घर? घर तो ऐसा ही था बेटा, हमेशा से, बस तू थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्या हुआ बेटा? ये कमजोर नहीं फिट होता है माँ। वैसे और बता, क्या हाल है तेरे? बेटे के मुंह से हाल पूछने का अंदाज भले ही फॉर्मेलिटी वाला हो, लेकिन राधा बहन की आंख फिर भर आती है। अरे यार, ये तुम्हारी हर बात पर रोने की आदत न जाने कब जाकर खत्म होगी। सही कहती है रीना तुम्हारे लिए। रीना बहू क्या कहती है मेरे लिए? यही कि बस यही एक आदत है तुम्हारी माँ की, इमोशनल ब्लैकमेल। अरे यार, अब इसमें रोने की क्या बात है? ना ना कुछ नहीं, बहुत दिन बाद तो घर आया ना तो क्या रोएगी? हाँ क्यों? अच्छा ये ले, तेरे लिए रात भर बैठकर ये बेसन के लड्डू बनाए हैं, और ये अचार तुझे बहुत पसंद है ना? पसंद है नहीं माँ, पसंद थे। अब तो फिटनेस के लिए ये सारी फालतू चीजें मैं खाता भी नहीं हूँ। ये फालतू चीजें खाकर ही तो तू बड़ा हुआ है बेटा। अब रहने दे माँ, क्या क्या खिलाकर बड़ा क्या है, मुंह मत खुलवा। कौन देशी घी में शक्कर डालकर पराठे के साथ खाता है? वो तो तुझे पसंद थे ना बेटा, तभी तो बनाती थी, नहीं बनाती थी तो रोता था तू। अरे तो रोने देती ना माँ, अब सारी समस्या उसी खाने से है शरीर में। वो तो भला हो रीना का, जो हेल्दी डाइट देकर सब मेंटेन कर रही है। राधा बहन बेटे की आने की खुशी में इतनी दीवानी थी कि उसे बेटे के बात का अंदाज और लहजा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा रुक, पालक वाली दाल बना देती हूँ। रहने दे माँ, मैं होटल से ऑर्डर कर देता हूँ। इतने साल बाद होटल का खाना, माँ के खाने की याद नहीं आती थी। अरे माँ, फिर इमोशनल डायलॉग, प्लीज माँ। अच्छा सुन, बहुत कम वक्त है हम लोगों के पास, जल्दी जल्दी सारी पैकिंग कर ले। और हाँ, इस घर को बेचना होगा। कैसी बात कर रहा है? तेरे पापा और मैंने एक एक पाई जोड़कर इस मकान को बनाया था। हाँ पर तो जा रही है ना, फिर कौन मेंटेन करेगा? कैसे क्या होगा माँ, मैं तो अब इंडिया आऊंगा भी नहीं। बेटा तो सो जाता है, लेकिन माँ घर का एक एक कोना घूम घूम कर देखती है। सही बात है, क्यों मोह माया जोड़ रही हूँ मैं इस घर से? आखिर बेटे के साथ रहना ही तो होता है हर माँ बाप को, लेकिन इनकी यादें हर एक कोने में है। खैर, औने पौने दामों में घर को बेच बेटा और माँ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। माँ यहीं बैठ, मैं अभी आया। नहीं बेटा, मैं साथ रहूंगी, पहली दफा आ रही हूँ ना। अरे माँ, टिकट, बोर्डिंग, सामान, चेक इन, 10 काम है, करके आ रहा हूँ ना। ठीक है, जल्दी आ जाना, यहाँ घबराहट होती रहेगी। बेटा माँ को समझाकर चला जाता है। माँ बैठी रह जाती है, लेकिन बेटा आता ही नहीं। एयरपोर्ट के लोग बताते हैं कि इस नाम का लड़का तो कब का अमेरिका की फ्लाइट लेकर उड़ चुका है। माँ किसी तरह अपने बीके हुए मकान में ही आ जाती है। मुझे कुछ दिन रहने दो, पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है कोई मजबूरी हो बेटे की। नया मकान मालिक कहता है। अरे माँ जी, कमरा तो मैं आपको दे दूं।
पर भाड़े का क्या? पति की पेंशन भी है भैया। ठीक है, आप आराम से रहिए, लेकिन एक बात बताइए, आप किसी रिश्तेदार के घर क्यों नहीं चली जाती? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा कभी भी आ सकता है। अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो। तंग करने वाली सास। मेघा अपनी सास आरती और अपने पति सुंदर के साथ रहा करती थी। मेघा बहुत ही संस्कारी बहू थी, लेकिन उसकी सास की आदत तो थी अपनी बहू को तंग करने की। इसलिए वो अपनी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती। ऐसे ही एक दिन मेघा अपनी सास को चाय देती है। वो चाय देखकर उसकी सास कहती है, अरे ओ बहू, ये कैसी चाय बनाई है? दिखने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, रंग भी कुछ अच्छा नहीं है। तू एक काम कर, मेरे लिए फिर से चाय बना दे, और इस बार कड़क और बढ़िया रंग वाली चाय बनाना। मम्मी जी चाय तो बिल्कुल ठीक है, अगर इससे ज्यादा कड़क चाय बनाई तो आप पी भी नहीं पाओगे। तूने इसमें दूध कम पानी ज्यादा डाला है और पत्ती कम चीनी ठोक रखा है। ऐसे कोई चाय बनाते हैं क्या? कितनी बार समझाया पर तू मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देती। ठीक है मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर मेघा वहां से चली जाती है और इधर आरती खुद से बोलती है, वैसे मेरी बहू सारा काम अच्छा करती है, पर मैं इसकी तारीफ कर दूंगी तो ये मेरे सर पर चढ़कर ताता थैया करेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इसके काम में कमियां ही निकाल कर इसको तंग किया करूं। थोड़ी देर बाद आरती अपनी बहू के पास जाती है। उसे कपड़े धोते हुए देखकर कहती है, बहू, तूने कपड़े धोना नहीं सीखा है क्या? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे देख तो जरा इस कपड़े को, अभी भी कितने मैले हैं। माँ जी वो आपको मैले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी मैंने धोए ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे अभी और कपड़े ला कर दे रही हूँ, अच्छे से धोना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। आरती उसको बहुत सारे कपड़े ला कर देती है। अगले 2 घंटे बाद आरती उसको आवाज लगाती है, मेघा, अब मुझे खाना पीना देगी या नहीं देगी? खाना बन चुका है तो लगा जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। मेरी सासू माँ भी ना जीने नहीं देंगी मुझे। हाँ माँ जी, दे रही हूँ। इतना कहकर मेघा अपनी सास को खाना परोसती है। जैसे ही उसकी सास खाना खाती है, अपनी बहू से कहती है, हाय हाय, कितना बेकार खाना बनाया है तूने। ऐसे भी कोई खाना बनाता है क्या? इससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ खाना। देख तो जरा, नमक कितना कम है। तुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है क्या? बस माँ जी, बहुत हो गया। आप जब तक मुझे बोल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब मेरे घर वालों को कुछ भी मत बोलिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि नमक कम ना हो। इतना कहकर मेघा वहां से चली जाती है। अगले दिन अपने पति के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है तो वो जीन्स पहनकर निकलती है। ये देखकर आरती मेघा से कहती है, बहू, तेरी शादी हो चुकी है, अब तू कुंवारी नहीं है जो इस तरह से जीन्स पहनकर बाहर जा रही है। माँ जी, अकेले थोड़ी जीन्स पहनकर बाहर जा रही हूँ, मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ। और वैसे भी जीन्स में बुराई क्या है? अरे हाँ हाँ, बढ़ियाई, मुझसे पूछने वाली बुराई क्या है? अरे चल जा यहाँ से, साड़ी पहन कर आ। बेचारी मेघा, सास के सामने उसकी एक ना चली। वो जाकर साड़ी पहनकर आती है और दोनों घर से निकलते हैं। मेघा रास्ते में अपने पति से कहती है, सुंदर जी, आपकी माँ ने तो हद ही कर दी, हर चीज में कमी निकालती हैं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो मुझे तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं। अरे मेघा, अगर वो तुम्हें तंग कर रही है तो तुम भी उनकी बहू हो। अब उन्हें कैसे संभालना है तुम्हें पता होना चाहिए। पति की बात पर मेघा सोचने लगती है। सुंदर जी बात तो ठीक कर रहे हैं। अब ये मेरी सास है, जैसे मुझे ये तंग करती है तो इन्हें संभालना भी तो मेरा हक ही है। इतना सोचकर वो अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है और अगली सुबह मेघा अपनी सास को चाय देती है। जैसे ही उसकी सास वो चाय पीती है, वैसे ही अपनी बहू मेघा से कहती है,
अरे मेघा, कब सीखोगी चाय बनाना? आज तक एक प्याली चाय ठीक से नहीं बनाई। क्यों, क्या हो गया मम्मी जी? आज क्या दिक्कत है मेरी चाय में? अरे देख तो जरा, इसमें पानी ही पानी है और चीनी तो है ही नहीं, और चाय पत्ती इतनी ज्यादा डाल रखी है कि चाय कड़वी हो गई है। लेकिन मम्मी जी, पिछली बार आपको ही तो पत्ती वाली चाय चाहिए थी ना, तो आज मैंने पत्ती वाली ही चाय बनाई है। अच्छा चल ठीक है, तू जाके घर की साफ सफाई कर ले। थोड़ी देर बाद सास छत पर जाती है। वो देखती है कि उसके सभी गंदे कपड़े धूप में सूख रहे हैं। वो मेघा से कहती है, बहू ये क्या, तूने गंदे ही कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दिए? अरे कम से कम इसको धो तो देती। अरे मम्मी जी, वो मुझे ना आज साबुन नहीं मिला, तो मैंने ऐसे ही पानी में डालकर सीधा धूप में सुखा दिया। ओहो, जब साबुन ही नहीं था तो इतनी मेहनत भी क्यों करी? मम्मी जी, आपको मेरी मेहनत की चिंता कब से होने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, चल जा साबुन लेकर आ और इन्हें धोकर सुखा। क्या मम्मी जी, आप भी अभी तो मेरी मेहनत की फिक्र कर रही थी और अब फिर से दोबारा मुझसे मेहनत करवाना चाहती है। अरे एक दिन की तो बात है, यही पहन लीजिए ना आप। बहू की बात पर हैरान आरती कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है, आरती मेघा से कहती है, बहू आज खाना देगी या नहीं? भूखा ही रख रखा है सुबह से तूने। अरे लाती हूँ ना मम्मी जी। आरती को मेघा खाना देती है और जैसे ही आरती खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है, वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और गुस्से से तमतमाकर वो मेघा से कहती है, मेघा तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम सब भूल गई हो? अरे पहले कितना अच्छा बनाती थी सब, लेकिन अब तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। क्यों मम्मी जी, अब मैंने क्या कर दिया? ये खाना देख रही है, इतना तेज नमक और लाल मिर्च तो तूने इतनी भरी हुई है कि मेरा मुंह जल रहा है इसे खाकर। अरे मम्मी जी, आपको ही तो थोड़ा तेज नमक और मसाले वाला खाना चाहिए था ना। कल मैंने ठीक बनाया था तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और लाल मिर्च थोड़ी तेज कर दी। देखिए, मैं भी तो खाना खा रही हूँ आपके साथ बैठकर, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। ये सब देखकर आरती अब बहू की प्लेट से एक निवाला खाती है तो उसका खाना बिल्कुल ठीक होता है। अब वो अपनी बहू की चतुराई समझ जाती है। तो ये सब तू मुझे परेशान करने के लिए कर रही थी, हैं? क्योंकि मैं तुझे हमेशा तंग किया करती थी, इसीलिए बदला ले रही है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपके मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहती थी कि आपकी बहू अच्छी है। बस आपको ही उसके काम में नुक्स निकाल कर तंग करने की आदत है। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे भी तुझे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ बेटी के बीच नोक-झोंक चलती रहती है, तभी तो कहानी में नमक, मिर्च, मसाला सब बना रहता है। इतना कहकर अब आरती और मेघा दोनों हंसने लगती हैं और सास बहू की कहानी इसी तरह चलती रहती है।